रात के 11 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। हवाओं में हल्की ठंडक थी, लेकिन नेहा शर्मा के माथे पर पसीना था। वो पुलिस स्टेशन के बाहर एक टूटी बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ कांप रहे थे। कुछ ही देर पहले उसे और उसकी मां कमलाबाई को पुलिस वालों ने बेरहमी से मारा था, वो भी बिना किसी वजह के। कमलाबाई की हालत बहुत खराब थी। सिर से खून बह रहा था और वो बार बार बेहोश हो रही थी। नेहा ने कांपती आवाज में पास खड़े कांस्टेबल से कहा, प्लीज मेरी माँ को अस्पताल ले जाइए, वो मर जाएंगी। कांस्टेबल ने तिरस्कार से देखा। तुम्हारी जैसी औरतें नाटक बहुत करती हैं, ये सब सिंपैथी के लिए है, बैठी रहो। नेहा की आंखों में आंसू भर आए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही पुलिस थी जो जनता की रक्षा के लिए कसम खाती है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और अंदर से इंस्पेक्टर सरफराज राणा बाहर आया। उसका चेहरा कड़क और आंखों में शिकारी जैसी चमक थी। उसने नेहा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे अरे, हमारी बहादुर लड़की अभी तक रो रही है। क्या हुआ मिस नेहा शर्मा? अब तो तुम्हारे पास बहुत वक्त होगा सोचने का कि पुलिस से पंगा लेना क्या होता है। नेहा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न डर था न शर्म, सिर्फ गुस्सा। आप लोग इंसान नहीं हैं। मेरी माँ को आपने मारा, मुझे जेल में डाला, अब और क्या चाहिए आपको? सरफराज ने सिगरेट का कश लिया और धुएं का छल्ला हवा में उछालते हुए बोला, हमें चाहिए तुम्हारी खामोशी, और अगर वो नहीं मिली तो तुम्हारी लाश। नेहा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपने हाथ में बंधी रस्सी को खींचा, पर कोई फायदा नहीं। 3 दिन पहले नेहा शर्मा शहर के एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, ईमानदार, सख्त और अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करने वाली। उसने कई बार देखा था कि मोहल्ले में कुछ पुलिस वाले जबरन गरीबों के घर से पैसा वसूलते हैं और मना करने वालों को झूठे केस में फंसा देते हैं। एक दिन उसने देखा कि सरफराज राणा खुद 2 लड़कों को उठाकर वैन में डाल रहा था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उसके सामने झुककर सलाम नहीं किया था। नेहा ने हिम्मत करके उस वाकये की वीडियो बना ली और अगले दिन उसे मीडिया चैनल पर भेज दिया। वो वीडियो वायरल हो गया। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। सरफराज राणा की नाक में दम हो गया। अब वो एक ही बात सोच रहा था, नेहा शर्मा को खत्म करना है। अगले ही दिन रात को जब नेहा घर लौटी तो घर के दरवाजे खुले थे। अंदर सन्नाटा था। उसने आवाज लगाई, माँ, माँ आप कहाँ हैं? अचानक पीछे से 2 पुलिस वाले आए और उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। नेहा कुछ बोल भी नहीं पाई। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। दीवारों पर सीलन थी, छत से पानी टपक रहा था और कोने में उसकी माँ कमलाबाई बेहोश पड़ी थी। नेहा ने कांपती आवाज में पुकारा, माँ, माँ, उठिए, क्या हुआ आपको? कमलाबाई की आंखें धीरे धीरे खुली। उनके होठों से सिर्फ इतना निकला, नेहा, भाग जा बेटी, ये लोग दरिंदे हैं। इतना कहकर वो फिर बेहोश हो गई। नेहा ने चारों तरफ देखा। दरवाजे पर बड़ा ताला था, खिड़की में मोटी सलाखें। उसने समझ लिया कि अब वो दोनों जिंदा यहां से नहीं निकलेंगी। इंस्पेक्टर सरफराज राणा की गाड़ी के टायर सड़क पर चीखते हुए घूमे। रात का सन्नाटा टूट गया था। आसमान में चांद बादलों में छिपा हुआ था और बीच बीच में बिजली की सफेद लकीरें अंधेरे को चीर जाती थी। उसके माथे पर पसीना झलक रहा था। उसे अभी अभी खबर मिली थी कि ऊपर से जांच शुरू हो चुकी है, और ये जांच किसी आम पुलिस अफसर की नहीं बल्कि मेजर जनरल मी शर्मा की थी। सरफराज का दिल जोरों से धड़क रहा था। अगर मी शर्मा को सब पता चल गया तो, अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो? वो खुद से बड़बड़ाया और एक्सेलरेटर पर पैर और जोर से दबा दिया। गाड़ी शहर से बाहर निकल चुकी थी। सड़क अब तंग होती जा रही थी। दोनों तरफ सूखे पेड़ जैसे किसी पुरानी लाश की तरह खड़े थे। कुछ दूरी पर एक टूटी फूटी हवेली दिखी। यही वो जगह थी जहां उसने नेहा शर्मा को कैद कर रखा था। उसने गाड़ी रोककर गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे। जेब से उसने शराब की छोटी बोतल निकाली, 2 घूंट गले में उड़ेल दी, फिर बोला, चल सरफराज, अब या तो जिंदगी बचेगी या सब खत्म। वो दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर घुसा। हवेली में अंधेरा था। सड़े हुए पानी और फफूंदी की गंध थी। एक पुरानी दीवार पर टिमटिमाता बल्ब जल रहा था। नीचे फर्श पर एक कोने में नेहा शर्मा बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, होंठ सूखे हुए थे। उसकी आंखों में नफरत थी, मगर उस नफरत के पीछे अब भी इंसानियत की एक लौ जल रही थी।
जैसे ही सरफराज अंदर आया, नेहा ने धीरे से सिर उठाया और बोली, अब क्या हुआ इंस्पेक्टर? ऊपर से फोन आया? डर लग रहा है ना कि तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा? सरफराज कुछ पल चुप रहा। उसने जेब से पिस्तौल निकाली, लेकिन निशाना नेहा पर नहीं था, वो अपने सिर की तरफ इशारा कर रहा था। तुम समझती नहीं नेहा, मैं भी मजबूर हूं। वो जो ऊपर बैठे हैं, वो लोग चाहते हैं कि तुम मर जाओ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नेहा हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी था और तिरस्कार भी। हर गुनहगार यही कहता है कि वो मजबूर था, लेकिन इंसानियत की मजबूरी क्या होती है, ये तुम नहीं जानते। सरफराज की आंखों में पानी उतर आया। मुझे मत समझो जानवर नेहा, मैं भी उसी सिस्टम का शिकार हूं जो तुम्हारे जैसे लोगों को कुचलता है। मैंने गलत किया हाँ, लेकिन अब भी वक्त है। तुम जिंदा रहो और सच बाहर लाओ। वो आगे बढ़ा और रस्सी खोलने ही वाला था कि बाहर से किसी के पैरों की आहट आई। दिल्ली के इंडिया गेट के सामने सुबह का सूरज फैल रहा था। हल्की हल्की धुंध अब साफ हो रही थी। हवा में ठंडक थी, पर माहौल में एक अजीब सुकून था। नेहा शर्मा व्हीलचेयर पर बैठी थी और उसके पास मेजर जनरल मी शर्मा खड़ी थीं। दोनों के चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में अब भी एक अधूरी लड़ाई का वादा था। आज सरकार ने नेहा शर्मा को नारी शक्ति सम्मान से नवाजा था। समारोह में देश के सबसे बड़े नेता, फौजी अफसर और सैकड़ों महिलाएं मौजूद थीं। नेहा ने स्टेज पर जाकर माइक पकड़ा और कहा, जब इंसाफ बिकने लगे तो किसी एक की हिम्मत पूरी दुनिया बदल सकती है। मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं बस एक औरत हूं जो चुप नहीं रही। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन उस भीड़ के पीछे कहीं एक अंधेरा चेहरा मुस्कुरा रहा था। अंधेरे की वापसी। सम्मान समारोह के अगले दिन नेहा और मी शर्मा को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। फोन पर भारी आवाज थी, नेहा शर्मा, तुम्हारी कहानी अधूरी है। जिस गोपाल दास को तुमने जेल में डाला, उसके पीछे जो लोग हैं वो अब भी जिंदा है और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लाइन कट गई। मी शर्मा ने तुरंत कॉल ट्रेस करवाया, मगर वो एक सैटेलाइट एन्क्रिप्टेड सिग्नल था, यानी किसी बड़ी ताकत का काम। मी बोली, नेहा, अब हमारी लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार से नहीं, बल्कि एक पूरे नेटवर्क से है। नेहा मुस्कुराई, दीदी, अब डर नहीं लगता। जिसने मौत देख ली उसे धमकी नहीं डराती। मी शर्मा की फाइल। रात को जब मी शर्मा अपने दफ्तर में बैठी तो उन्हें एक पुरानी क्लासिफाइड फाइल मिली। उस पर लिखा था, ऑपरेशन सर्पदंश, गोपनीय। फाइल में कुछ फोटो थीं, राजनेताओं की, कुछ पुलिस अफसरों की, और बीच में एक चेहरा, सरफराज राणा। मी शर्मा हैरान रह गई, ये तो जेल में है, फिर ये तस्वीरें नई कैसे हैं? वो तुरंत नेहा के पास पहुंची और बोली, नेहा, लगता है सरफराज राणा अब भी बाहर से कुछ खेल खेल रहा है। शायद वो किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, दीदी, अगर वो जिंदा है और आज़ाद घूम रहा है तो इसका मतलब ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। छिपी हवेली का रहस्य। कुछ दिन बाद नेहा और मी शर्मा को खुफिया एजेंसी से सूचना मिली कि हरियाणा के एक सुनसान गांव में एक पुरानी हवेली में ऑपरेशन सर्पदंश का ठिकाना है। वहीं से देश भर के भ्रष्ट अफसरों और मंत्रियों को ब्लैकमेल किया जाता है। मी ने आदेश दिया, हम वहां जाएंगे, लेकिन इस बार कोई फौजी ऑपरेशन नहीं, बल्कि सच्चाई को रिकॉर्ड करेंगे ताकि पूरी दुनिया देखे। रात के अंधेरे में दोनों बहनें और एक छोटा दस्ते के साथ वहां पहुंची। हवेली जर्जर थी, लेकिन अंदर से जगमगा रही थी। नीचे तहखाने में दर्जनों मॉनिटर लगे थे, जिन पर अफसरों की वीडियो कॉल, फाइलें और रिश्वत के सौदे चल रहे थे। नेहा धीरे से बोली, यही वो जगह है जहां इंसानियत को कैद किया गया है। मी शर्मा ने कैमरा ऑन किया। अब यही जगह उनका कब्रिस्तान बनेगी। अचानक पीछे से गोलियों की आवाज गूंजी। सुरक्षा गार्ड्स ने हमला कर दिया। मी शर्मा ने जवाबी फायरिंग शुरू की। नेहा, दीवार के पीछे छिप जाओ। लेकिन तभी एक गहरी आवाज आई, भागने की कोशिश मत करना। सामने इंस्पेक्टर सरफराज राणा खड़ा था, काला कोट, चेहरे पर मुस्कान और हाथ में पिस्तौल। नेहा ने हैरानी से कहा, तुम तो जेल में थे। सरफराज हंसा, नेहा, जेल में वो जाते हैं जिनका गुनाह छोटा हो। मेरा तो इतना बड़ा था कि सरकार ने खुद मुझे बाहर निकाला ताकि मैं उनके काम पूरे कर सकूं। मी शर्मा ने गुस्से में कहा, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा राणा। सरफराज आगे बढ़ा, आप दोनों को पता है ये गेम किसका है? गोपाल दास तो बस एक मोरा था। असल में जो सिस्टम चलाता है वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक मशीन है जो हर डेटा, हर इंसान को कंट्रोल करती है। नाम है प्रोजेक्ट सर्पदंश। नेहा ने कहा, तो फिर इस मशीन को नष्ट करना होगा। सरफराज मुस्कुराया, तुम कोशिश कर सकती हो, मगर इसकी जड़ें तुम्हारे दिमाग में हैं। डर, झूठ और लालच,
यही वो वायरस है जो इंसान को गुलाम बनाता है। इतना कहकर वो भागने लगा, लेकिन मी शर्मा ने निशाना लगाया। एक गोली चली और सरफराज गिर पड़ा। मरते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। उसने कहा, मैं बुरा था, पर मैं अकेला नहीं था। सच का विस्फोट। नेहा ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा। एक बटन पर लिखा था, एक्टिवेट पब्लिक ब्रॉडकास्ट। मी शर्मा बोली, अगर इसे दबाया तो सब कुछ दुनिया के सामने जाएगा, लेकिन शायद हमें भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। नेहा ने दृढ़ नजर से कहा, तो क्या हुआ दीदी, कभी कभी सच्चाई की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। उसने बटन दबा दिया। पूरा देश उस रात टीवी पर एक ही प्रसारण देख रहा था। मंत्रियों के सौदे, अफसरों की रिश्वत, पुलिस की चालें और ऑपरेशन सर्पदंश का काला चेहरा। देश हिल गया। सोशल मीडिया पर एक ही हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, #जस्टिस बाय नेहा। अंत या शुरुआत। सुबह के अखबारों में सुर्खियां थीं, नेहा शर्मा और मेजर जनरल मी शर्मा गायब, लेकिन उनका संदेश अमर। कहा जाता है कि उस रात हवेली में धमाका हुआ था और कोई नहीं जानता कि वो दोनों जिंदा हैं या नहीं। लेकिन महीनों बाद नेपाल की पहाड़ियों में एक छोटी झोपड़ी में एक बुजुर्ग ने बताया कि उसने 2 औरतों को वहां देखा था, एक वर्दी में और दूसरी व्हीलचेयर पर, जो बच्चों को पढ़ा रही थी हक, सच्चाई और इंसाफ। एक नया सवेरा। 2 साल बाद भारत में एक नया अभियान चला, सत्य क्रांति मिशन। इसका नेतृत्व एक अनाम महिला कर रही थी, जो अपने चेहरे पर हमेशा नकाब रखती थी। लोग कहते थे, वो ही नेहा शर्मा है। वो सरकारी अफसरों, पत्रकारों और आम जनता को सिखाती थी कि असली क्रांति बंदूक से नहीं, बल्कि सच्चाई की आवाज से होती है। दूसरी तरफ एक सैन्य अकेडमी में मी शर्मा नए अफसरों को पढ़ाती थी, कभी मत भूलना, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। मॉरल यानी नैतिक संदेश, जब इंसाफ बिक जाए और सच्चाई पर पहरा हो, तब खामोश रहना सबसे बड़ा अपराध है। नेहा और मी शर्मा ने दिखाया कि 2 औरतें भी एक पूरे तंत्र को हिला सकती हैं, अगर उनके दिल में हिम्मत और इंसाफ की आग हो।